कैप्टन कुरोसुची ने कैप्टन जराकी को बिट्रे कर दिया। तो ब्लीच के नए मांगा चैप्टर के अंदर तुम सभी का स्वागत है। और इससे पहले मैं नया चैप्टर स्टार्ट करूं, मैं लास्ट मांगा चैप्टर के अंदर देखा था कि यूग्राम ने बैस्बी को डिफीट कर दिया है। और पुराने चैप्टर के अंदर हमने ये भी देखा था कि बैस्बी के साथ दो और क्विंसी आए थे जो वाबा से बदला लेना चाहते थे। एंड चैप्टर नंबर 635 की शुरुआत में हमें दिखाया गया कि वो दोनों क्विंसी जो वाबा को मारने आते उनको वाबा मार देता है। एक तरफ बैस्बी को यूग्राम ने मार दिया था, तो दूसरी तरफ वो दोनों क्विंसी को वाबा मार देता है। और इन दोनों क्विंसी को मारने के बाद वाबा सोने चला जाता है और वो ये कहते हैं कि अब वो फाइनली पीस में सो सकता है। पर तुम ये सोच रहे हो कि लास्ट मांगा चैप्टर के अंदर तो सारे कैप्टन और लेफ्टिनेंट्स आ चुके हैं वाबा को मारने के लिए, तो वो सोने से पहले ये क्यों बोल रहे कि वो पीसफुली सो सकता है। तो लास्ट मांगा चैप्टर के अंदर मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था कि यूग्राम की एग्जैक्टली पावर्स है क्या, जिसकी वजह से वाबा को चिंता करने की जरूरत नहीं है एंड वो आराम से जाके सो सकता है। और वो जो दो क्विंसी आए थे, एक जिजेल थी वो ज़ॉम्बी गर्ल वाली, उसका हमें थोड़ा सा दिखाया जाता है जो डिसअपॉइंटेड थे कि बैस्बी अकेले लड़ने तो चला गया था पर मार नहीं पाया, जिसकी वजह से अब हम सब मरने वाले हैं। एंड वो मर भी चुके हैं ऑफ कोर्स। और उसके बाद हमें यूग्राम का दिखाया जाता है जो खुद से बात ही कर रहे होते कि जो उसकी पावर्स है वो कितनी ज्यादा क्रूअल है, क्योंकि वाबा और यूग्राम की पावर सेम ही है, वो दोनों फ्यूचर को देख सकते हैं, तो उनके ऊपर डिपेंड करते हैं कि वो एक्शन क्या लेने वाले आगे। एंड उसके बाद हमें वन ऑफ द क्विंसी का दिखाया जाता है वैल्करी का, जो इधर उधर भटक रहा है, बाकी लोगों को ढूंढ रहा है, बट ये अकेले नहीं भटक रहा है। हमें दूसरी जगह इचिको की भी स्क्वाड दिखाई जाती है जो भटक रही है, जो एक इंसान को ढूंढ रही है। क्योंकि अगर तुम्हें लास्ट मांगा चैप्टर याद है तो उसके अंदर ग्रिमजॉ वन ऑफ द क्विंसी के पीछे भागा था, नेकले वार के पीछे, ताकि वो उसे मार पाए। और अभी तक ग्रिमजॉ स्क्वाड के पास वापस नहीं आए, तो ये सारे उसको ढूंढ रहे हैं। और उसके बाद हमें नेकले वार का दिखाया जाता है जो छुपा हुआ होता है और वो ये सोच रहा था कि फाइनली ग्रिमजॉ उसका पीछा छोड़ चुका है। और उसके बाद वो सोचते कि चलो एक कप ऑफ कॉफी हो जाए। एंड जैसे वो कॉफी बना रहा होता है उसके पीछे ग्रिमजॉ खड़ा होता है, जिसको देखने के बाद वो दोबारा से भागने लगता है। एंड इनका टॉम एंड जेरी वाला जो चेज है वो दोबारा से शुरू हो जाता है। एंड इसी बीच में नेकले वार हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझाते हैं जो हमारी मम्मी बताया करती थी हमें कि अगर कोई स्ट्रेंजर तुम्हें कुछ भी सामान दे तो उनसे कभी नहीं लेना। एंड इधर यही सीन है, क्योंकि जब ये दोनों भाग रहे होते हैं तो नेकले वार एक बॉल फेंकता है ग्रिमजॉ के ऊपर, तो वो बॉल इतनी स्लो आ रही होती है कि ग्रिमजॉ बोलते हैं इसको तो मैं इजिली डिफ्लेक्ट कर लूंगा। एंड ग्रिमजॉ उस बॉल को पकड़ लेते हैं, जिसकी वजह से ग्रिमजॉ बेहोश हो जाता है। और उसके बाद नेकले वार बोलते हैं कि ये कोई नॉर्मल बॉल नहीं थी, ये एक पॉइजनस बॉल थी जिसकी वजह से तुम बेहोश हो चुके हो। एंड वो ये भी बोलते हैं कि अगर तुम अपनी मम्मी की बात नहीं सुनोगे तो तुम्हारे साथ यही होगा, तो हमेशा अपनी मम्मी की बात सुना करो। और उसके बाद हमें दूसरे क्विंसी का दिखाया जाता है लिल वॉर का, जो अपनी स्नाइपर से किसी को एम कर रहा होता है। एंड वो उस ग्रुप की तरफ देख रहा होता है जहाँ पे कैप्टन और लेफ्टिनेंट्स होते हैं, और वो एक चीज का वेट कर रहा होता है कि इनमें से खास कोई अलग हो जाए ताकि मैं उसे शूट कर पाऊं। एंड उसको वो अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, क्योंकि अचानक से हिसागी अपने ग्रुप से अलग हो जाता है और उसी समय बोरो उसके आर्म पे शॉट करता है, जिसकी वजह से हिसागी बेहोश हो जाता है एंड बैटल फील्ड में गिर जाता है। और उसके बाद सीन दोबारा से चेंज होता है और हमें शायद सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग डुओ का दिखाया गया है इधर, कैप्टन कुरोसुची और कैप्टन जराकी। ये दोनों साथ में है और इनके साथ लेफ्टिनेंट नेमो भी है। तो ये तीनों जब साथ होते हैं तो इनके सामने एक मिस्टीरियस क्रिएचर आ जाता है अचानक से। एंड भाई जब ये एनिमेट होगा ना, इसको देखने में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। और उसके बाद उस मिस्टीरियस कैरेक्टर को देखने के बाद जराकी बोलते कि ये जो हमारे सामने ये क्या है। तो कैप्टन कुरोसुची को समझ नहीं आता और वो बोलते कि भाई तुम मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हो, खुद से बात करो, ये चीज मुझे कंफर्म करवा दो एक बार, क्योंकि अगर खुद से बात कर रहे हो फिर तो ठीक है, पर अगर क्वेश्चन पूछ रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि 13 कोड गार्ड स्क्वाड के अंदर इतना स्टूपिड इंसान कोई है जो ऐसा कोई क्वेश्चन पूछे, क्योंकि हम में से किसी ने भी इस इंसान को कभी नहीं देखा, तो ऑफ कोर्स किसी के पास ऐसा आंसर नहीं होगा कि इंसान जो हमारे सामने खड़े एग्जैक्टली है कौन। और उसके बाद तुम्हें पता ही है भाई कि कैप्टन जराकी के सामने अगर कोई इंसान आ चुका है और वो एनिमी है तो उसका क्या होने वाला है। तो कैप्टन जराकी बिना सोचे समझे उसके ऊपर अटैक करने चले जाते हैं। बट यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि लेफ्टिनेंट नेमो को कुछ फील होता है बट वो बोलती नहीं है। एंड वो बात कैप्टन कुरोसुची को पता चल जाता है। एंड जैसे ही कैप्टन जराकी उसके ऊपर अटैक करने वाले होते हैं, कैप्टन कुरोसुची अचानक से रोकने का ट्राई करते हैं जराकी को, बट बहुत लेट हो चुका होता है, क्योंकि अचानक से हमें दिखाया जाता है कि कैप्टन जराकी का हाथ टूट चुका है। जिस हाथ में उसके स्वॉर्ड होती है वो हाथ 360 घूम जाता है, जिसको देख के सारे शॉक हो जाते कि ये हुआ क्या अभी अभी। और कैप्टन जराकी यहाँ पे शॉक नहीं होते, कैप्टन जराकी यहाँ पे खुश होते कि एटलीस्ट मेरा हाथ अगर फोल्ड हुआ है तो मैंने उसके सर पे वार किया, जिसकी वजह से उसके सर से खून आ रहा है। बट यहाँ पे कुछ ऐसा हो जाता है जिसको देखने के बाद कैप्टन जराकी और कैप्टन कुरोसुची दोनों शॉक में है, क्योंकि जब जराकी ने उसके ऊपर अटैक किया तो उसका सर बहुत बड़ा होने लगा। वो जो मिस्टीरियस कैरेक्टर था उसका सर बड़ा होता जा रहा है बस, और इन दोनों को समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। और उसके बाद स्क्वाड 11 जो कैप्टन जराकी की स्क्वाड है उसके भी मेंबर आ जाते हैं, अयासेगावा और मादेरामे। और ये दोनों आके बस यही बोलते कि भाई शायद हम लेट हो गए फाइट ज्वाइन करने में। और वो दोनों ये भी बोलते कि फाइट ज्वाइन करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि अगर हम फाइट के बीच में जाएंगे तो मर जाएंगे, क्योंकि जो सामने क्रिएचर है वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं है और हमारे कैप्टन को भी पसंद नहीं आएगा कि हमें डिस्टर्ब करे फाइट के बीच में। एंड यहाँ पे सारे लोग
अयासेगावा, मादेरामे, कैप्टन कुरोसुची, नेमो, ये सारे जराकी के हाथ को देख रहे होते हैं एंड अचानक से जराकी का हाथ घूमने लगता है, 360 फोल्ड करने लगता है और सब शॉक में हो जाते हैं कि ये हो क्या रहा है, बस एक इंसान को छोड़ के, और वो खुद कैप्टन जराकी है। उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा। वो उसी समय जो उसका हाथ ट्विस्ट हो रहा होता है उसको काट देता है और वो हाथ को काट के नीचे फेंक देता है एंड कैप्टन जराकी जैसे ही अपना हाथ काट के उसको नीचे फेंकते वो हैंड बर्स्ट हो जाता है, वो खून खून हो जाता है पूरा, जिसको देखने के बाद सब शॉक में हो जाते हैं एक्सेप्ट वन पर्सन, यू नो, कैप्टन जराकी, क्योंकि उनको फर्क नहीं पड़ रहा है। वो अभी बस यही सोच रहे कि भाई इसको हराना कैसे है। तो सबसे पहले तो वो ये बोलते कि इस इंसान की एबिलिटी क्या है। तो कैप्टन कुरोसुची फिर से ये बोलते कि भाई तुम मेरे को बता दो कि क्वेश्चन पूछ रहे हो या खुद से बात कर रहे हो, क्योंकि अगर क्वेश्चन पूछ रहे हो तो मेरे को आंसर नहीं पता। फिर उसके बाद कैप्टन जराकी ये भी बोलते कि इस इंसान का मेरे को इतना तो पता चल गया कि अगर मैं इसके क्लोज गया तो ये मेरे को डैमेज कर देगा, तो मेरे को इसको दूर से ही मारना होगा। तो यहाँ पे कैप्टन कुरोसुची बोलते कि हर चीज का आंसर सिर्फ फाइट नहीं होता, कभी कभी दिमाग से भी सोचना होता है। एंड यहाँ पे हमारे सैवेज कैप्टन जराकी बोलते कि एक सेकेंड, यहाँ पे मैं खुद से बात कर रहा था। एंड वो बिना सोचे समझे उनका हाथ ठीक कर रही होती है नेमो, उनके हाथ से जो खून आ रहा था उसको रोक रही होती है नेमो ताकि ज्यादा खून ना आए। बट वो जैसे ही अपना काम कंप्लीट कर लेती, कैप्टन जराकी दोबारा से अटैक करने चले जाते उस मिस्टीरियस कैरेक्टर के ऊपर, और कैप्टन जराकी जाके उस मिस्टीरियस कैरेक्टर को पकड़ लेते हैं। और जैसे ही उस मिस्टीरियस कैरेक्टर को पकड़ते ही कुछ ऐसा हो जाता है जिसको देख के दोबारा से सारे शॉक हो जाते हैं, क्योंकि अचानक से जराकी के पीछे कोई स्टैब कर देता है, अपनी स्वॉर्ड पूरी उसके अंदर डाल देता है, और वो होता है कैप्टन कुरोसुची खुद। और वो अपनी ज़नपाक्टो यूज करते, आशिशी की जिजो की एबिलिटी यूज करते हैं, फियर लेवल 4। और जैसे वो ये बोलते तो लेफ्टिनेंट नेमो बोल देती है सबको कि अपने कान ढक लो, क्योंकि अगर तुमने 4 सेकंड तक इस आवाज को सुन लिया तो तुम पैरालाइज हो जाओगे। तो अयासेगावा और मादेरामा दोनों अपने कान ढक लेते हैं, और कैप्टन कुरोसुची ने एक्चुअली यहाँ पे जराकी को इसलिए बिट्रे किया ताकि वो ओपोनेंट को स्टैब कर पाए। तो वो कैप्टन जराकी को पैरालाइज कर देते हैं, और जो ओपोनेंट होते हैं, जो मिस्टीरियस कैरेक्टर होता है, उसके बॉडी के अंदर एनेस्थीसिया डाल देते हैं, जिसकी वजह से उसका ओपोनेंट बेहोश हो जाता है। और जैसे कैप्टन कुरोसुची स्वॉर्ड निकालते हैं, वो एक चीज को लेके खुश होते हैं कि उनको एबिलिटी पता चल गई कि उनके ओपोनेंट की है क्या, और वो खुद ही बोल देते हैं कि मुझे समझ आ गया कि तुम ओपोनेंट के नर्व के साथ खेल सकते हो। तो जो तुमने अभी कैप्टन जराकी के साथ किया, तुमने अपने पार्ट ऑफ नर्व उनके अंदर भेज दिया था जिसको तुम फोर्सफुली कंट्रोल कर रहे थे, जिसकी वजह से कैप्टन जराकी का हाथ अपने आप घूम रहा था। तो मुझे ये चीज समझ आ गया है। और कैप्टन कुरोसुची अपने आप को बहुत ज्यादा फ्लॉन्ट कर रहे होते इधर कि तुम्हें पता ही है कि वो कितने बड़े साइंटिस्ट है। तो पहले बोल देते कि जो तुम्हारी टेक्निक है ये मेरे अगेंस्ट काम नहीं करने वाली, क्योंकि मैंने नर्व्स के लिए स्पेशली बहुत सारे ड्रग बनाए हैं, तो मेरे पास इतनी सारी चीजें जिसकी वजह से मैं तुम्हें स्टन करके रख सकता हूँ। तो मेरे अगेंस्ट कुछ भी ट्राई करने का सोचना मत। और वो जो मिस्टीरियस कैरेक्टर उसको मैं बता ही देता हूँ, वो एग्जैक्टली परनिंडा है, वन ऑफ द क्विंसी, या तुम रॉयल गार्ड ऑफ वाबा भी बोल सकते हो, वो है वो। एंड इसकी पावर अभी और पता चलेगी हमें आगे, बट इस वीडियो के अंदर मैंने 2 मांगा चैप्टर सिर्फ कवर किए हैं। एंड सॉरी भाई, बहुत टाइम बाद ब्लीच की वीडियो आ रही है मुझे पता है, बट अब मैं ट्राई करूंगा कि ब्लीच के 2-2 चैप्टर कवर करूं ताकि फटाफट हम पहुंच जाए एंड तक। और कैप्टन कुरोसुची और क्विंसी परनिंडा की फाइट बहुत लंबी होने वाली है, तो उसको देखने में काफी ज्यादा मजा आएगा। और मैं पक्का अब से ब्लीच की वीडियो जल्दी से जल्दी लाया करूंगा। और मैं 2-2 चैप्टर भी इसलिए कवर करूंगा क्योंकि 2 चैप्टर के अंदर हर एक इंसान की पावर और वो जो टेक्निक यूज कर रहे हो उसको अच्छे से हम कवर कर सकते हैं। तो ऐसी वीडियोस बस आती रहेगी ब्लीच की अब। तो मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन, और वीडियो भी पसंद आई तो लाइक कर देना। अंटिल देन, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।